हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान के ऊपर आधारित है जिसने दुनिया को सपना दिखाया, जिसे आज तक हर कोई पूरा करने का सोचता है, जिसकी तस्वीर आज हर ऑफिस में लगी है। कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य पता नहीं था, उसने बना डाला दुनिया का एक ऐसा स्मार्टफोन जिसे दुनिया आज 25 साल बाद भी दीवानी है। यहाँ बात हो रही है स्टीव जॉब की, जिसने एप्पल कंपनी की नींव रखी। दोस्तों, समय चल रहा है 1976 का। स्टीव को हम उसके कॉलेज के कैंटीन में सोया हुआ देखते हैं और उसे अपने 2 सेमेस्टर तक पता चल गया है कि डिग्री के बाद बस उसे एक मामूली जॉब ही मिलेगी, जो उसकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसे शुरू से ही उसे कुछ बड़ा करना था। इसीलिए उसने अपनी माँ बाप की सेविंग को कॉलेज फीस में ना बर्बाद करके उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। उस दौरान उसे कैलीग्राफी में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए उसने उसकी क्लासेस भी लेना शुरू कर दी। स्टीव अपने ज़्यादातर समय अपने दोस्त जॉन और गर्लफ्रेंड क्रिश्चियन के साथ बिताता था, लेकिन कॉलेज के छूट जाने के बाद उसे नशे की लत लग जाती है, जिसके चलते समय के साथ साथ उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। लेकिन वो जब भी अपनी इन आदतों से फ्री रहता है तो किसी आधुनिक चीज़ों के बारे में पढ़ता रहता है। उस दौर में अभी तक कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी। कुछ गिने चुने अमीर लोग ही थे जो उसे इस्तेमाल कर पा रहे थे। और अब कुछ दिन बाद वो खुद के लक्ष्य को ढूंढने के लिए और गॉड के और करीब आने के लिए अपने दोस्त के साथ इंडिया आ जाता है। जी हाँ, इंडिया। यहाँ पर वो योगा सीखता है और इधर उधर घूमता है। तब उसे एहसास होता है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसीलिए उसे अब सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। इसे ऐसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब यूएस जाने के बाद उसकी जो एक अटारी नाम की गेमिंग कंपनी में लग जाती है, जो उस दौर की ब्लैक एंड वाइट गेम को डिज़ाइन करती थी, जो चीज़ स्टीव को पसंद नहीं आती। जिस चक्कर में उसकी मैनेजर से बहस भी हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम मुझे एक प्रोजेक्ट दो, मैं तुम्हें उसे एक वीक में एकदम बढ़िया बना कर दूंगा। वो मान जाता है, पर उसकी एक शर्त थी कि अगर उसने डेडलाइन से पहले उस काम को पूरा कर दिया तो वो उसे $5000 देगा। फिर क्या था, स्टीव लग जाता है, दिन रात मेहनत करता है, पर उस बोर्ड को बनाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इसीलिए वो अपने एक दोस्त वोजनोई के पास जाता है, जो कि काम में काफ़ी माहिर था, और इसीलिए वो कुछ ही देर में उसे पूरा करके उसे दे देता है। पर जब वो उसे पूछता है कि तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिल रहे हैं, तो स्टीव झूठ कहता है कि $700। इधर दूसरी तरफ मैनेजर ये देखकर हैरान था कि उसने सच में डेडलाइन से पहले नया गेम बनाकर तैयार कर दिया। इसीलिए उसे बात के मुताबिक $5000 देने पड़ते हैं, जिसमें से वो अपने दोस्त वोजनोई को $300 देता है। पर स्टीव इतने में खुश नहीं होने वाला था। ये $1000 में क्या ही मिलेगा, चंद जोड़ी कपड़े और कुछ अच्छे जूते। उसे तो कुछ बड़ा खरीदना है, जिसके लिए $1,000,000 या फिर $1,000,000,000 चाहिए। तभी उसकी नज़र वोजनोई के घर पर रखे एक बोर्ड पर पड़ती है, जिसके बारे में पूछने पर उसका दोस्त बताता है कि ये एक डिवाइस है जिसे कीबोर्ड कहा जाता है। इसमें हम किसी भी चीज़ को टाइप करके डिस्प्ले पर देख सकते हैं। दरअसल वो कंट्रोलिंग डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस समय पर कंप्यूटर जैसी चीज़ चंद लोगों के ही पास थी। तभी स्टीव के दिमाग में एक आइडिया हिट करता है, जो बात वो वोजनोइक से भी शेयर करता है और कहता है कि हमें ऐसे कंप्यूटर बनाने चाहिए जो मिडिल क्लास लोग खरीद सके, मतलब कि सस्ते कंप्यूटर, और इससे हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन वोजनोइक का कहना था कि आज के दौर में किसी को भी कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है। लेकिन स्टीव ने बहुत दूर की सोच रखी है। उसे साफ साफ कहना था कि अगर लोग कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं करेंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये क्या चीज़ है, और इसका वो किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं वो नहीं जान पाएंगे। अब उसकी बातें सुनकर वो मान जाता है, जिसके बाद स्टीव उसे अपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रेजेंटेशन में ले जाता है, जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे। पर बीच रास्ते में वोजनोई कहता है कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, उसे तो ये भी नहीं पता कि उनका प्रोडक्ट का नाम क्या है। तब स्टीव उस प्रोडक्ट का नाम रखता है एप्पल, क्योंकि वो याद रखने में आसान है, अल्फ़ाबेटिकली और सबसे पहले आता है, और फैमिली फ्रेंडली भी है। तो कुछ इस तरह से चलते रास्ते पर रखा दुनिया की ऐसी कंपनी का नाम जिसके पास आज के समय पर इतना कैश है कि वो एक साथ 72 कंपनीज को खरीद सकती है। अब वो सेमिनार में जाकर अपने आइडिया को प्रेजेंट करता है, लेकिन किसी को उनके इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए बेइज्जत होने से पहले ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लेकिन कोई था जो उनके इस काम में दिलचस्पी दिखा रहा था। वो था पॉल, जो उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है, और अगले दिन स्टीव उसकी शॉप पर पहुंच जाता है, जहां दोनों के बीच डील होती है, और वो स्टीव को 50 एप्पल के कंप्यूटर बनाकर देने को कहता है, जिसके बदले वो हर सेट के बदले उसे $500 देगा। अब वो मान जाता है और इस काम के लिए 2 महीने का टाइम मांगता है।
इसके लिए उसे अपने डैड के गैरेज को बना डाला दुनिया का पहला एप्पल ऑफिस, जो कि आज के समय दुनिया की सबसे महंगी सड़क वॉल्फ स्ट्रीट पर है। लेकिन किसी समय पर वो एक बस गैराज हुआ करता था। इसीलिए कहते हैं कि ड्रीम बिग, ड्रीम कम्स ट्रू। वो अपने काम को लेकर बहुत ही मेहनती था, इसीलिए हर छोटी बड़ी चीज़ को बहुत गौर से देखता है। लेकिन अब उन्हें और लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि सिर्फ 2 लोग ये काम अकेले नहीं कर सकते, और इसीलिए उसने अपने कुछ साथियों के साथ काम करने के लिए बुला लिया, जिसमें उसका दोस्त जॉन भी शामिल था। जिसके बाद काम और तेज़ी से होना शुरू हो जाता है और 2 महीनों के बाद वो अपना पहला सेट लेकर पॉल के पास पहुंचते। पर ये क्या है, वो कहता है कि मैंने तो तुमसे पूरा सेट मांगा था मॉनिटर के साथ, लेकिन ये सिर्फ बोर्ड क्यों खरीदेंगे लोग, उन्हें सारी चीज़ें एक साथ चाहिए होती है। तब स्टीव कहता है कि तुम पहले कुछ डेमो लोगों को बेचो, जब उन्हें वो पसंद आने लगे तो खुद के मॉनिटर और कीबोर्ड भी बेच देना, इससे तुम 2 बार पैसे कमा सकते हो। उसकी इस आइडिया को सुनकर वो तुरंत ही हाँ कर देता है और उन्हें उनके पैसे दे देता है। यानी कि फ़ोन में चार्जर ना देने का आइडिया आज से 45 साल पहले ही सोच लिया गया था। वेल, स्टीव को कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो कुछ छोड़ रहा है, कुछ मिसिंग है, उसे और एडवांस बनाना चाहिए, जिसके लिए वो खुद अकेले में कुछ चीज़ों को सही करता है। पर फिर भी कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही थी, इसीलिए वो अगले दिन रॉड नाम के एक टेक्नीशियन को बुलाता है, जिसका इस काम में काफ़ी तजुर्बा है। स्टीव उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बॉक्स में पावर सप्लाई और बोर्ड को इस तरह से जोड़ो कि ये ना तो गर्म हो और ना ही इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो। अब वो मान जाता है और कुछ ही दिन में उसका इस काम को पूरा भी कर देता है। जिसके बाद स्टीव देश की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ के पास फ़ोन करता है, उन्हें अपने इस एडवांस कंप्यूटर के बारे में बताता है जो कि बहुत कम दाम में है। वो उनसे कहता है कि वो अगर चाहे तो उसके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे, लेकिन कोई भी नहीं करता, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। अब उसे आगे का रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि अब वो आगे क्या करे। लेकिन तभी एक दिन उसके गेट पर एक गोल्डन कार रुकती है, जिसके अंदर से मार्क नाम का आदमी उतरता है और कहता है कि मुझे अतारी गेम के मैनेजर ने तुम्हारे पास ये कहकर भेजा है कि तुम कुछ दिखाना चाहते हो। उसे देखकर स्टीव बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपने डाइनिंग एरिया को मीटिंग रूम में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और एप्पल कंपनी की पहली ऑफिशियल मीटिंग होती है। बातें शुरू होती है। मार्क खुद का इंट्रो देता है। वो बताता है कि वो पहले इंटेल कंपनी के साथ भी काम कर चुका है। उसने उसके इस प्रोडक्ट के बारे में सुना और यूज़ भी किया, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए कहता है कि मैं एप्पल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं $90,000 दूंगा। इतनी बड़ी रकम को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि तभी स्टीव डील को ठुकरा देता है और उसे एक नई डील ऑफर करता है, जिसमें वो कहता है अगर वो $2.5 लाख इन्वेस्ट करे तो वो और तेज़ी से कंप्यूटर को बना सकेंगे, क्योंकि अब वो कुछ ऐसे पार्ट इसमें लगाएंगे जो दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं होता। मार्क पहले थोड़ी देर सोचता है, फिर हाँ कर देता है, क्योंकि वो एक टेक परिवार से बिलोंग करता है और उसे अंदाज़ा था कि जो चीज़ स्टीव बनाता है उसकी कीमत आज से 10 साल बाद दुगनी होने वाली है। अब डील डन हो जाती है और इतनी बड़ी रकम को देखकर स्टीव को अपना गोल मिल गया था। पर ये तो अभी पहली शुरुआत थी। उसने तो बहुत कुछ सोच रखा है, लेकिन कभी कभी आपके अच्छे समय पर आपको कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है और इसे सैक्रिफाइस कहते हैं। जो फैसला अब स्टीव को करना है, क्योंकि उसी रात उसे पता चलता है कि क्रिश्चियन, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, वो प्रेग्नेंट है। पर वो नहीं चाहता कि ये बच्चा हो, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। उसे अपना पूरा फोकस अपने काम पर देना है और कहीं ना कहीं उसे अपनी गर्लफ्रेंड की लॉयल्टी पर भी डाउट है। इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, जिसे लेकर दोनों में बहस होती है। पर अंत में दोनों अलग होने का फैसला करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टीव को बुरा नहीं लगा, वो पूरी रात खूब रोता है, क्योंकि वो उसे सच में बहुत प्यार करता था। पर अपने लक्ष्य के आगे उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वेल, अब इन्वेस्टमेंट के बाद स्टीव अपना एक नया और एकदम एडवांस मॉडल बनाकर तैयार कर दिया था, जिसे वो पहले वेस्ट कंप्यूटर फेयर में लॉन्च करने के लिए ले जाता है, जहां पर दुनिया की ढेरों कंपनीज आई हुई थी। कुछ ही देर में स्टीव पूरी भीड़ अपनी ओर खींच लेता है और बोलना शुरू करता है। उसका कहना था कि वो चाहता है कि अब आम लोग भी इस खुशी को महसूस कर सके जो अमीर लोग किया करते हैं, वो अपने स्टेटस को लोगों के सामने दिखा सके और हमारी बनाई हुई एक ऐसी चीज़ों को खरीदे जिसका नाम है एप्पल 2, जिसे देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, कॉम्पैक्ट और खूबसूरत था। उस दिन के बाद से उसकी हर तरफ वाहवाही होने लगती है। कॉन्फ्रेंस होने लगी है, उसके मॉडल को लोग धड़ाधड़ खरीदने लगते हैं और देखते ही देखते एप्पल द एप्पल कंपनी बन जाती है, जिसकी बदौलत साल 1980 में स्टीव ने पहला एप्पल कैंपस खोला। अब उसके अंदर 3 लोग नहीं बल्कि 3000 लोग काम करते हैं। पर इतना बड़ा बनने के बाद भी उसे और बेहतर बनने का नशा था
और इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है कि उन्हें अपने लेटेस्ट मॉडल को और बेहतर बनाना होगा ताकि लोगों को उसे इस्तेमाल करते हुए महसूस हो सके कि वो किसी एडवांस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसकी बात से उसकी कंपनी का प्रोग्रामर खुश नहीं था, क्योंकि जिस आइडिया को स्टीव ने सभी के सामने रखा था वो बहुत मामूली है और इसे हम बहुत कम ही पीस बना सकेंगे। जिस बात से स्टीव गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं भले ही साल में एक मॉडल लॉन्च करूं, लेकिन वो मॉडल सभी कंपनी से लाख गुना बेहतर और एडवांस होना चाहिए। ये बोलकर वो उसको कंपनी से निकाल देता है, क्योंकि उसका विजन क्वालिटी पर है ना कि क्वांटिटी पर। और ये चीज़ आज भी आप देख सकते हैं कि साल में एक ही बार आईफोन लॉन्च होता है। एक दिन उसे मिलने के लिए उसका कॉलेज का दोस्त आता है कुछ बात करने के लिए। दरअसल वो काम को लेकर इतना सीरियस नहीं था, इसीलिए स्टीव कहता है कि तुम मुझे लंच पर मिलो। और इतने में उसके पास क्रिश्चियन का लॉयर आता है जिसने एक बेटी को जन्म दिया है और वो उसकी प्रॉपर्टी में 30% चाहती है, क्योंकि वो बेटी उसकी ही है। लेकिन स्टीव का कहना था कि वो उसकी बेटी नहीं है, उसे बस उसके पैसे चाहिए। पर लॉयर कहता है कि ये बात तो कोर्ट में प्रूफ हो जाएगी कि वो तुम्हारी बेटी है। अब जॉन से ना मिलकर वो मार्क के पास जाता और उसे कहता है कि जॉन शेयर मांग रहा है कंपनी में, पर मुझे लगता है कि वो इसके काबिल नहीं है। उसके जैसे हजारों टेक्नीशियन हम अफोर्ड कर सकते हैं। उधर जॉन स्टीव का इंतजार करते करते थक जाता है और वहां से चला जाता है। यहाँ रातों रात स्टीव फैसला करता है कि वो सिर्फ वोजनोई को छोड़कर सभी को शेयर देने से इनकार कर देता है। लेकिन इस बात से वोजनोई खुश नहीं था, इसीलिए वो कहता है कि तुम वो पहले जैसे नहीं रहे, बदल चुके हो। पर स्टीव कहता है कि ये सभी कंपनीज करती हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब 1982 में एप्पल अपना पहला IPO लॉन्च करता है और सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही एप्पल के 2.5 मिलियन शेयर बिक जाते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। पर जॉन नहीं, इसीलिए वो वहां से कंपनी को छोड़कर चला जाता है। पर उधर बधाइयों का सिलसिला रुक नहीं रहा था। हर तरफ स्टीव जॉब्स की तारीफ हो रही थी, पर उसके अंदर कुछ कमियां थी। तो 2 साल बाद बोर्ड मेंबर को समझ आ गई थी, इसीलिए उन्होंने मार्क से उसकी शिकायत की और बताया कि वो पिछले 2.5 साल से एक ही मॉडल पर लगा हुआ है। इससे हमारी कंपनी का टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद हो रहा है। और हमारी साथी कंपनी IBM ने अपना दूसरा मॉडल भी लॉन्च कर दिया है। एक मेंबर कहता है कि मैं जानता हूं कि स्टीव महान है, उसके जैसा कोई नहीं है, लेकिन वो एक टाइम बॉम्ब जैसा है और अगर आज नहीं रोका तो आगे जाकर वो फट जाएगा। अब मार्क को सही लगता है, इसीलिए वो जाकर स्टीव से बात करता है और उसे इस प्रोजेक्ट को छोड़ने की सलाह देता है, जिसे वो बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया था। पर अभी स्टीव कंपनी का मालिक नहीं है, ज्यादा शेयर मार्क के पास है और बाकी मेंबर के पास है और इसीलिए उसे इसकी बात को मानना पड़ेगा। उसकी जगह अब किसी और को प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और जहां स्टीव को भेजा जाता है वो जगह उसके काम करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पूरा स्टाफ सो रहा था, कोई भी पैशन नहीं दिख रहा था। उनके मॉडल में भी हजारों गलतियां थी जो स्टीव उन्हें समझाने की भी कोशिश करता है और धीरे धीरे करके ऑफिस के जितने भी होनहार लोग थे उन्हें एक साथ ले आता है और फिर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। उसने इसका नाम मैकिन्टॉश कंप्यूटर रखा था, जिसे और बेहतर और खूबसूरत बनाना है, लेकिन इसमें भी उसे 2 साल का समय लग गया, जिससे कि बोर्ड मेंबर खुश नहीं होते, क्योंकि उसने पहले ही अपने Apple II पर काफ़ी पैसा खर्च कर दिया था। अब तो उनके ऑर्डर कैंसिल होने लगे हैं, ऊपर से IBM ने पूरे मार्केट को कंट्रोल कर लिया। ये सुनकर स्टीव उसे जॉन कलनी के बारे में बताता है, जिन्हें वो एप्पल का CEO बनाने को कहता है। वो अभी भी पेप्सी के साथ काम कर रहा है, उसे मार्केटिंग की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उसे लाएगा कौन, यही सवाल सब पूछते। तो स्टीव कहता है कि मैं उसे लेकर आऊंगा और वो करके भी दिखाता है। ऐसा कुछ वीक बाद उनका मैकिन्टॉश मॉडल लॉन्च होता है, जिसे काफ़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन जॉन ने उसकी प्राइसिंग बढ़ा दी थी क्योंकि उसके ऊपर स्टीव ने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे और इस बात से स्टीव बिल्कुल भी खुश नहीं होता और इसीलिए दोनों में पहली बार बहस भी होती है। पर अभी तो ये बस शुरुआत है। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के प्रोग्राम को कॉपी कर लिया है और इसीलिए स्टीव बिल गेट्स को फ़ोन लगाता है और बहुत सुनाता है। उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने इसे जल्दी रिमूव नहीं किया तो वो कोर्ट तक जाएगा। अब धीरे धीरे दोस्तों अब एप्पल का घाटा होने लगा था, क्योंकि इनके पीछे 2 मॉडल बिक नहीं रहे थे और काम में बहुत ही देरी हो रही थी। एक मेंबर तो ये तक कह देता है कि उसका मैकिन्टॉश मॉडल की वजह से उनका लॉस हुआ है। तो स्टीव कहता है कि बुराई मुझ में या फिर मेरे कंप्यूटर में नहीं, बल्कि जैक में है, क्योंकि उसने मैकिन्टॉश का रेट बढ़ा दिया जिससे किसी ने उसे खरीदा ही नहीं। अब सभी को कहीं ना कहीं लगता है कि स्टीव की वजह से कंपनी में लॉस हो जा रहा, क्योंकि वो हर एक चीज़ को करने में बहुत टाइम लगाता है। अब उसी रात जब वो अपने काम को कर रहा होता है तो उसके बाद वोजनोइक आता है और बताता है कि वो अब एप्पल कंपनी को छोड़ रहा है। ये सुनकर स्टीव को बहुत बड़ा झटका लगता है,
क्योंकि वोजनोई की वजह से ही एप्पल खड़ी हुई थी। लेकिन उसका कहना था कि वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि उसने उसे पिछले 2 महीने से ढंग से बात तक नहीं करी। उसने सक्सेस के लिए अपने रिश्तों को छोड़ दिया। हालांकि वो नहीं चाहता कि उसकी बचपन की दोस्ती ऐसे मोड़ पर ख़त्म हो, लेकिन वो मजबूर है। ये बोलकर वो काफ़ी रोता है, पर स्टीव कुछ नहीं कहता। लेकिन उसके जाने के बाद अब वो पूरी तरह से टूट गया है। वो कामयाब तो हो गया है, लेकिन उसने अपने कई साथियों को इस रास्ते पर खो दिया है, जिस वजह से वो एकदम अकेला पड़ गया है। अगले दिन जैक भी उसके ऊपर गुस्सा कर कि उसने उसके ऊपर लॉस का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि लॉस तो उसकी वजह से हुआ है। ये बात सुनकर स्टीव और गुस्से में आता है और वो उसके मुंह पर कह देता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुम्हें CEO बनाया। उस दिन के बाद से कंपनी के लोग 2 हिस्से में बंट गए थे, जिसे देखते हुए वोटिंग कराई जाती है। मोस्टली लोग स्टीव के पक्ष में वोट नहीं देते और इसकी वजह से उस दिन उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब मार्क भी उसका साथ नहीं देता, जिसका उसने इतना मुनाफा कराया। आज स्टीव एकदम टूट जाता है। वो अपने डैड के गैराज में जाता है जहाँ इस काम की शुरुआत हुई थी। वहाँ रखी अपनी टीम की फ़ोटोज़ को देखकर वो बहुत रोता है। तभी उसके डैड आकर उसे संभालते हैं। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसने अपनी आधी जिंदगी जिस एप्पल कंपनी को दी, उसने आज उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि दोस्तों, कभी कभी कुछ बुरा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको अच्छा बनाता है और अंदर से मजबूत भी। उस दिन के बाद से स्टीव एक नेक्स्ट नाम की कंपनी को बनाया, जिसका एडवांस स्क्रीन प्रोग्राम दुनिया भर में फेमस हो गया, जिसके चलते उन्होंने पिक्सल नाम की कंपनी को भी खरीद लिया। उन्होंने लॉरेन नाम की लड़की से शादी भी कर ली। जो बेटी क्रिश्चियन से हुई थी, उसने भी अपने साथ रख लिया। इन 9 सालों में स्टीव ने खुद के अंदर काफ़ी बदलाव महसूस किया। उस दौरान उन्हें एप्पल के शेयर काफ़ी गिर गए थे, जिसकी वजह से जैक को कंपनी को छोड़ना पड़ा और एक नए CEO एल्बर्ट को रखना पड़ा, जो CEO बनते ही सबसे पहले स्टीव से मिलने जाता है, क्योंकि उसे स्टीव की अहमियत पता थी। एक वही है जो कंपनी को वापस मुनाफे में ला सकता है। अब पहले तो वो मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ उन्होंने मार्क दिखता है, जिसे देखकर सारी पुरानी उसकी यादें वापस आ जाती है। पर मार्क ने उससे माफ़ी मांगी और फिर स्टीव ने कंपनी को एक एडवाइज़र के तौर पर ज्वाइन कर लिया। एक दिन जब वो ऑफिस गार्डन में म्यूज़िक सुन रहा होता है तो उनके पास मार्क और CEO आते हैं, जो उसे बताते हैं कि रातों रात एप्पल शेयर गिर गए, हम कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। इसीलिए मार्क उन्हें एप्पल का CEO बनने का ऑफर देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम हासिल कर सकते हो। तो स्टीव कहता है कि मैंने खोया नहीं, बल्कि मुझसे वो छीना गया है। अब इन सब के दौरान वो उसे म्यूजिक प्लेयर भी पसंद नहीं आता, जिसके कारण वो उसे फेंक देता है। उसके बाद स्टीव की मुलाकात जोनाथन नाम के बंदे से होती है, जो कि डिज़ाइनर होता है। वो एकदम उसी की तरह जुझारू आदमी था, जिसने अपने काम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। उसके साथ मिलकर स्टीव ने नेक्स्ट कंपनी और एप्पल कंपनी को मर्ज करके एक डिज़ाइन तैयार किया, जो कि था पहला मैकबुक। वो सभी को बहुत पसंद आता और फिर मीटिंग के दौरान उसे न्यू CEO ऑफ एप्पल बना दिया जाता है। उसके कुछ सालों के अंदर स्टीव ने कुछ नए और यंग लोगों को अपने साथ रखा और पुराने सिर्फ पैसों के भूखे लोगों को निकाल दिया। अब उस दिन के बाद से धीरे धीरे एप्पल के शेयर बढ़ गए और आज तक कभी भी नहीं गिरे, क्योंकि स्टीव जॉब्स और उनके साथियों ने एप्पल को कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिए जो अमर बन गए। और फिर 2001 में उन्होंने लॉन्च किया आईपॉड, जो म्यूजिक के इतिहास में एक नया कल था। और उसके 6 साल बाद लॉन्च हुआ दुनिया का पहला आईफोन, जिसने एप्पल को बना दिया द ग्रेट एप्पल। आज वो दुनिया की दूसरी सबसे अमीर कंपनी है, पर इसमें कई लोगों का हाथ रखा हुआ है, कुछ पुराने कुछ नए। और स्टीव जॉब्स, जिसने गैराज से $5 बिलियन के ऑफिस का सफर तय किया, वह आज का सबसे बड़ा एप्पल ऑफिस $5 बिलियन का है। आज स्टीव जॉब्स को और एप्पल कंपनी को और आईफोन को पूरी दुनिया जानती है। वेल दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो सैक्रिफाइस देने होंगे और फोकस और डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो शायद आप एक मामूली इंसान बनकर रह जाए। वेल, इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।